जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वायसराय और जो गवर्नर जनरल का ये पार्ट होगा, ये पार्ट दूसरा होगा। पहला हम उसमें बता चुके थे बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल की कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भारत पे शासन किया था। जो प्लासी का जो पहला युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था, बंगाल में जो वहाँ का जो बंगाल का जो सुल्तान था उसका हार हो गया था। बाकी बात वहाँ से बंगाल पर मतलब धीरे धीरे क्या हुआ था, अंग्रेज सब यहाँ पे कब्जा करने लगा, जिसके तहत वहाँ पे पहली बार जो अठारह सही प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसमें जो अंग्रेजी सेनापति था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। इसीलिए बंगाल में जो पहले गवर्नर पहला गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव ही था। उसके बाद जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था वारेन हेस्टिंग था। तो ये सब उसमें बता चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें लॉर्ड डलहौजी से पढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे अधिक याद किया जाता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस मतलब राज हड़प नीति के लिए इसको याद किया जाता था। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो कार्यकाल था 1948 से 56, इसी के समय क्या चला था, इसी के समय चला था ट्रेन भी चला था भारत में। देखिए, डलहौजी ब्रिटिश राज का एक सशक्त गवर्नर जनरल था। उसकी राजनीति साम्राज्य नीति पर आधारित थी। शिक्षा के सुधार के लिए उसने वुड डिस्पैच 1854 में उसकी प्रमुख देन है। तो इसको लिए भी याद किया जाता है कि शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच जो अधिनियम लाया था, किसने लाया था, ये डलहौजी ने लाया था। देखिए, उसके बाद डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा के पराजय, बर्मा बोलता है उसको म्यांमार को बुलाया था, को पराजित कर 1852 में लोअर बर्मा और पीगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। उसके बाद डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में अधिकार कर लिया। उसके बाद डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत, जिसको बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेस के लिए आधार पर उनके रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसमें क्या क्या आता था, अगर किसी का ये संतान नहीं होता था, तो अगर गोद लिया हुआ संतान होता है तो उस सबको राजा ये बनने नहीं देता था। और धीरे धीरे क्या बोलता था, ये सब कुछ कुछ राजा सब खुद बोलता था कि ये इसका शासन सही से नहीं चला रहा है, उसके कारण भी क्या करता था, अपने राज्य में ये मिला लेता था। तो ये सब ये कारनामा ये करता था, इसीलिए इसको ज़्यादा याद किया जाता है। तो उसके बाद देखिए, डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक में नवाब की पेंशन बंद करवा दी। तो नवाब जो उस तरह का राजा होता है उस क्षेत्र का, उसका पेंशन बंद करवा दी। उसके बाद डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया कि यहाँ पे शासन जो है अच्छा नहीं चल रहा है। ये कोई सिस्टम होता है कि राजा अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ का हम राजपाट सब लेते हैं। तो कुशासन के आरोप पे क्या किया था, डलहौजी ने अवध को मतलब अपना लिया था, यूपी में पड़ता है, में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अंतिम अवध नवाब जो था उस समय कौन सा, वाजिद अली शाह था। कौन था अवध का जो अंतिम नवाब था, वाजिद अली शाह। उसके बाद दूसरा इसमें उसने तोप खाने मतलब तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ लाया, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये नींबू के लिए बहुत ही फेमस है मेरठ, तो ये ध्यान रखिएगा। एवं सैन्य मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। उसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि किस गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था, डलहौजी ने बनाया था। ठीक, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक बुलाया था, ये बताए थे। इसी के समय रेलवे का जनक किसको बोला था, डलहौजी को। उसी के समय सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 से 53 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाया गया था। तो किसके समय चलाया गया था, तो इसमें देखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी। उसके बाद जो बोलेगा कि राज हड़प नीति किसने लाया था, उसके बाद पूछेगा वुड डिस्पैच अधिनियम किसके समय लाया था। तो ये सभी जो आया था ये किसके समय आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। अब देखिए, यहाँ पे डलहौजी की राज हड़प नीति का शिकार हुआ था कौन कौन सा था। सबसे पहले इसने सतारा को मतलब राज हड़प नीति मतलब राज को हड़पा था। उसके बाद किसको हड़पा था, ये सतारा को कब हड़पा था, 1848 में। उसके बाद जैतपुर को कब हड़पा था, 1849 में। उसके बाद संबलपुर को 1849 में। उसके बाद बाघाट को 1850 में। उसके बाद उदयपुर को 1852 में। उसके बाद झांसी को तो बोला था यहाँ पे इसका कोई संतान ही नहीं है, तो गोद लिया हुआ संतान जो है हम राजा नहीं देंगे बनने के लिए। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई था, उसने इससे युद्ध भी किया था। उसके बाद नागपुर का जो हुआ था ये 1854। उसके बाद करौली का जो था 1855। तो ये सभी जो राज्य हैं 8 गो, ये सब क्या क्या था, राज हड़प नीति के कारण ये अपने में मिला लिया था डलहौजी ने। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। 2 पैसे की दर से भारत में कहीं भी पत्र भेजा जा सकता है। तो पूछेगा डाक टिकट जो होता है, पोस्ट ऑफिस जो एक्ट पारित हुआ था किसके समय, ये भी हुआ था डलहौजी के समय। उसके बाद उसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, ये भी उसी के समय। उसके बाद डलहौजी ने भारत
में बंदरगाहों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। जो बंदरगाह उसको बोला जाता है जहाँ पे समुद्री जहाज सब आके रुकता है, उसको क्या बोलता है? बंदरगाह, जिसको बोलता है सी पोर्ट या हार्बर बोला जाता है, या डॉकयार्ड, ये सब बंदरगाह को ही बोला जाता है। उसके बाद कराची, कलकत्ता, बम्बई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के प्रयास किया, मतलब उसको अधिक आधुनिक बनाने के लिए, मतलब अच्छा सुविधा उपलब्ध करना, मशीनरी सब उपयोग करना, उसको बोलता है आधुनिक। उसके 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग का स्थापना किया। तो ये किसके समय किया था? उसी ने किया, डलहौजी ने। उसके बाद डलहौजी ने पहली बार कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा का शुरुआत किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि तार सेवा का जो स्टार्ट किया था कलकत्ता और आगरा के बीच, तो किसने किया था? डलहौजी ने। उसके बाद उसने धारा 90 के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। मतलब जो जो ये बोलता था, अगर जो कोई ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा तो पैतृक संपत्ति जो उसका पिता संपत्ति होता है उसमें अधिकार देगा। तो ये सब कारनामा किसने किया था? डलहौजी ने। अब उसके बाद आता है कैनिंग। देखिए कैनिंग, देखिए क्या होता है कैनिंग जो होता है, इसी के समय इसका सबसे बड़ा जो घटना हुआ था ये हुआ था 1857 का क्रांति। देखिए कैनिंग के समय जो हुआ था क्या था? 1857 की क्रांति। इसमें जितना भी घटना हुआ था ये सब कैनिंग मतलब कराया था, लेकिन इसके बाद जो आया था गवर्नर जनरल, उसको मतलब ये भुगतना पड़ा था इसका कारनामा। कैनिंग का जाने तो कब से कब तक रहा था कार्यकाल? 1856 से 62 तक। देखिए इसी काल में 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यह भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय था। हम पहले बताए थे, पहले नाम था उसका गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो ये था, ये क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय था। तो पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। कौन था? कैनिंग था। देखिए उसके बाद कैनिंग के ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया, जो अर्थशास्त्र का उसको ज्ञान था। उसके बाद इसने 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगाया और आयकर पर 10% एवं निर्यात पर 4% निश्चित किया गया। उसके बाद इसके समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, मतलब न्याय के लिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 1859 में नागरिक सिविल संहिता, 1860 में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड बोला जाता है, आईपीसी, तथा 1861 में फौजदारी विधि संहिता, सीआरपीसी का निर्माण करवाया, इसी ने करवाया था। उसके बाद 1856 में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कोलकाता एवं चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये किसने किया था? उसी ने, कैनिंग ने। उसके बाद देखिए 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षा, जो अब इसका नियंत्रण तो महालेखा परीक्षा अभी भी इसका वर्णन है, 1976 आर्टिकल में इसका वर्णन है। महालेखा परीक्षा का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कराया गया। जो ये पूरा जो भी सरकार का पैसा जहाँ जहाँ लगता है उसके लिए मतलब ये सही से मतलब पता लगाता है कहाँ का कितना कितना खर्चा हुआ था। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का यही कार्य होता है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कैनिंग के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया। जो डलहौजी ने मतलब स्टार्ट किया था, ये कैनिंग ने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। उसके 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया। अब जानते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो देखिए कैसे ब्रिटिश कालीन, जो इसमें जानेंगे कैसे कैसे मतलब यहाँ पे जो टैक्स वसूलता था उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? 1893 में लाया था कॉर्नवालिस ने। और उसका जो था कहाँ कहाँ ये लागू हुआ था? ये लागू हुआ था बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब में। देखिए ये जो था समस्त अंग्रेजी भारत का 19% भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को था, मतलब जितना भी टैक्स मानता था उसको देना जो होता था ये जमींदार को होता था। उसके बाद आया था रैयत बाड़ी। देखिए रैयत बाड़ी जो लाया था, ये लाया था टॉमस मुनरो एवं रीड ने लाया था। मुंबई, मद्रास और असम सब में इसको लगाया गया था। देखिए सबसे अधिक जो लगा था ये रैयत बाड़ी ही था। लगभग कितना प्रतिशत भूमि पे लगा था? 51% पे। समस्त अंग्रेजी सरकार का 51% भूमि का मालिक किसान था। ब्रिटिश सरकार को स्वयं राजस्व देने की जिम्मेवारी किसान का था, मतलब जब उसको टैक्स होता था, टाइम होता था तो उसको देना पड़ता था। उसके बाद आया था महालबाड़ी। इसका जो संस्थापक था हॉल्ट मैकेंजी था। 1822 में मार्टिन वर्ड द्वारा मतलब जो था उस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में इसको लगाया गया था। ये देखिए समस्त जो था अंग्रेजी भारत का 30% भूमि पर इसको
समाज समाज का अधिकार था, मतलब इसको 30% भूमि पर इसको लगाया गया था ये व्यवस्था। तो ये तीनों को याद रखिएगा। इसमें किसने लाया था, कब लाया था और कौन इसका मतलब इसका संस्थापक था। तो ये अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय आया था। उसके बाद रैयत बाड़ी जो लगाया था टॉमस मुंडो और रीड ने। उसके बाद महालबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखियो, इसमें कैनिंग ने 1861 में पुलिस विभाग की गठन किया। भारतीय पुलिस अधिनियम 1821, 1862। उसके बाद बंगाल में नील विद्रोह 1960 में इसी के शासन में हुआ था। देखिए एक हुआ था नील आंदोलन, ये 56 में हुआ था, लेकिन नील विद्रोह जो हुआ था 1960 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जिसके बाद नील आयोग का गठन हुआ 1860 में किया गया। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम में धारा 15 के द्वारा विधवाओं को विवाह का संवैधानिक अधिकार मिल दिया। पहले क्या था, जो विधवा हो जाता था उसको पुनः ब्याह मतलब शादी नहीं होता था, लेकिन इसको बाद होने लगा ये अधिनियम के कारण। उसके बाद यूरोपीय सेना द्वारा 1859 में सुवेद विद्रोह हुआ। उसके बाद आया था कौन, उसके बाद था एल्गिल। देखिए इसका जो होता है, इसका कार्यकाल हुआ था 23 से इस 1862 से 63 के बीच हुआ था। इसके समय में भावी आंदोलन का दमन हुआ था। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो मृत्यु हुआ था भारत में हुआ था। उसके बाद इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलियों के दमन के ब्रिटिश अभियान चलाया गया। तो उसके बाद धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उस समय तत्कालीन पंजाब का हिस्सा था। नेक्स्ट उसके बाद आता है लॉरेंस। लॉरेंस जो रहता है ये 64 से 69 तक रहता है, 1864 से 69। उसके बाद देखिए इसके समय क्या होता है, 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश पर आक्रमण कर आक्रमण किया था। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप मतलब शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई। उसके बाद 1866 में उड़ीसा में तथा 1868-69 में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में अकाल पड़ा। फलतः लॉरेंस ने सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया, मतलब अकाल जो पड़ा उसके लिए कैसे मतलब निपटाया जाए। उसके बाद 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछे 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत किसके समय हुआ था, तो लॉरेंस के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉरेंस के समय हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया था मेयो। इसके समय पहली बार जनगणना हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आता। देखिए मेयो जो रहा था 1969 से 72 तक रहा था। देखिए भारतीय युवराजों में राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई। कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना 1872 में। उसके 1872 में प्रथम बार जनगणना इसी के समय हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार भारत में जनगणना हुआ था किसके समय, तो ये और लॉर्ड मेयो के कार्यालय में हुआ 1872 में। उसके बाद अंडमान द्वीप में एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर इसे हत्या कर दिया। किसका, तो मेयो का हत्या हुआ था, चाकू मार के किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ये कब तक रहा था, ये रहा था 72 से 76 से 1872-76। इसने आयकर को समाप्त कर दिया, मतलब आय जो टैक्स लाता था उसको समाप्त किया। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत भ्रमण किया, जो वहाँ का महारानी था। इसी के समय नेटिव मेरिट एक्ट 1872 में पारित हुआ और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी, मतलब एक जात दूसरे जाति शादी कर सकता है। इसने बड़ौदा के मल्ला राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर दिया कर सब मद्रास भेज दिया गया। उसके बाद इसके समय पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कूका आंदोलन किसके समय हुआ था, ये नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने के समय सुएज नहर जो होता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। उसके बाद इसने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक संवैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। तो ये इंपॉर्टेंट पूछ देगा, ये किसका कथन है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक संवैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना। तो ये किसका उद्देश्य था, ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का था। उसके बाद आता है लीटन, ये अच्छा काम किया था। अब देखिए रिपन के बाद था लीटन जो हुआ था रहा था 1876 से 1880 के बीच रहा था। देखिए यह एक साहित्यकार भी था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका कारण उसे ओबेन मेरिट के नाम से जाना जाता है। उसने 29 वस्तुओं से आयकर हटा दिया, जितना भी टैक्स था उससे। रिचर्ड ट्रेडी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। उसके बाद उसने दिल्ली में 1 जनवरी 77 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो दिल्ली दरबार का 2 बार आयोजन हुआ था। एक हुआ था 1911 में 12 में, उसके बाद जो हुआ था
पहला जो हुआ था 1870 में लीटन के समय, और उस समय हुआ था किसके समय हुआ था, हार्डिंग के समय हुआ था। और पहला जो हुआ था लीटन, उसके बाद हार्डिंग 1911 में। तो ये 2 बार हुआ था, दिल्ली दरबार लगा था। उसके बाद 1878 में लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर मतलब कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि अगर कोई आपत्तिजनक अगर छापेगा ब्रिटिश के खिलाफ, तो उसका क्या जाएगा, पूरा जमानत जो होता है संपत्ति उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये बहुत ही मतलब इसको बोलता है भारतीय पत्र का गला घोटने वाला अधिनियम इसको बोला जाता है। किसके समय आया था, ये लीटन के समय आया था 1878 में। नोट देखिए, एक पायनेरिया अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। उसके बाद लीटन के समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत आदि में भयंकर अकाल पड़ा। उसके बाद 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस का कोई भी शस्त्र नहीं ले सकता। मतलब कोई भी अगर गोली बंदूक रखना है, उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया था। किसने किया था, ये लीटन ने किया था। इसने सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु जो था 18 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है। लीटन ने गलती के कारण द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेज सेना असफल रही, मतलब जीत नहीं पाया। उसके बाद उसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया। तो ये किसने किया था, लीटन ने। उसके बाद था रिपन जो होता है, इसको भारत का उद्धारक बोला जाता है। ये जो था ये अच्छा काम किया था। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारत का उद्धारक किसे बोला जाता है, रिपन को बोला जाता है। ये डायरेक्ट पूछता है। अब देखिए, ये जो था रिपन जो रहा था 1880 से 84 के बीच रहा था। रिपन ने 1862 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जो लीटन ने लाया था उसको ख़त्म कर दिया। बोला कि भारतीय प्रेस को भी मतलब छपने का मतलब अधिकार होना चाहिए, तो ये ख़त्म कर दिया था। ठीक। उसके बाद स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड जिले में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड और नगरों में नगर पालिका का गठन किया। तो ये अच्छा काम किया था। रिपन के समय भारत में पहली बार नियमित 10 वर्षीय जनगणना आरंभ किया था। देखिए, पहली बार जो जनगणना स्टार्ट किया था लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ था ये रिपन के समय हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1881 में प्रारंभ हुआ। क्या गया है, तब से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना क्या आता है। तो जनगणना जो होता है विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, रिपन द्वारा 1881 में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इससे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने का प्रतिबंध लगा दिया कि 7 वर्ष अगर कोई बच्चा रहे काम नहीं करा जाएगा। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया कि 9 घंटा से अधिक कार्य नहीं ले सकता है। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी तथा नील की खेती पर लागू नहीं था। मतलब इस बगान में जो कार्य करेगा उसके लिए लागू नहीं था, क्योंकि उसमें उतना भारी काम नहीं होता है। रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया। उसके बाद 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शैक्षणिक आयोग की अध्यक्षता मतलब गठन किया। उसके बाद इल्बर्ट विवाद एवं मिस्र सैन्य अभियान में व्यक्त के मुद्दे पर मतभेद के कारण रिपन ने त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट, उसके बाद रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 कर दिया। इससे पहले जो था लीटन जो था उसने क्या किया था, 21 से 19 कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, पुनः 21 वर्ष कर दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। तो किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि अच्छा ये कार्य किया था। क्लासिक पीरियड को बुलाता है। उन्होंने एक बार कहा, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो ये बोला था। उसके बाद आया था डफरिन के समय एक ही इंपॉर्टेंट घटना था कि इसके समय जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1885 में 28 सितंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजप्रताप जो विश्वविद्यालय थे वहीं पर इसका पहले बैठक हुआ था। इसी के समय में तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885-88 में बर्मा पराजित कर अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, मतलब म्यांमार को। इसके समय एलन ऑक्टियस ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके समय में बंगाल मेंटेनेंसी एक्ट, अवध मेंटेनेंसी एक्ट तथा पंजाब मेंटेनेंसी एक्ट पारित किया गया। तो इसके यही याद रखना है सिर्फ कि डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, अब जानेंगे
लॉर्ड लैंसडाउन, तो इसका जो कार्यकाल रहा था 1888 से 1994 के बीच रहा था। अब देखिए इसने सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया। 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम लिया। पहला जो आया था 1871 में आया था, सॉरी 1881 में आया था, उसके 10 साल बाद 1891 में आया था। ठीक है, उसके बाद पारित किया, जिसमें महिलाओं को कारखाने में 11 घंटे से अधिक काम करने से प्रतिबंध लगाया गया था। अच्छा था। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। भारत में अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण डूरंड रेखा जो हुआ था, इसी के हुआ था, लैंसडाउन के समय हुआ था, गठन किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में द्वारा लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई। उसके बाद आया था एल्गिन द्वितीय, इसको भी याद किया जाता है। इसने बोला था भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाती है। किसका कथन था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब हुआ था? 1800 कब तक रहा था? 1894 से 99 तक। देखिए, एल्गिन ने भारत के विषय में कहा कि भारत के तलवार के बल से विजित किया गया है और तलवार के बल से ही इसकी रक्षा की जाएगा। उसके बाद 1895 से 98 के बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ने के कारण 1897 ने लायक की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। एल्गिन के समय ही तिरचाल एवं अफ्रीदियों की समस्या उभरी। पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटिश अधिकारी की हत्या, तो इसी के समय हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अब इसका जो लास्ट है, इसमें लास्ट वीडियो आएगा तीसरा, इसमें पूरा कवर कर देंगे। तो लास्ट में जो होगा, यहाँ से कर्जन से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा आता है। ये तीसरा पार्ट में इसका आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर भी क्या कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।